So, very good morning, students. After discussing the Hertz experiment and its verification, okay, today we will discuss about the transverse nature of the electromagnetic waves के बारे में आज हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो मैक्सवेल ने आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की नेचर बता दी थी किस तरीके से होगी वो, ठीक है, और हर्ट्ज ने उस चीज को एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके बताया, ठीक है। जैसे आपने लास्ट टाइम वीडियोस को स्टडी किया हुआ है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है, तो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या बोला जाता है इसको, दैट द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है, कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जो नेचर होती है वो कैसी होती है, ट्रांसवर्स नेचर होती है। अब ट्रांसवर्स नेचर क्या होती है, देखो यहाँ पे द वेरिएशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन आ रही है विच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी कि एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। देखो यहाँ पे अगर मैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट मानता हूँ और ये मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट मानता हूँ, तो बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है हमारी वो किस डायरेक्शन में जनरेट हो रही है, बाय एक्सिस के ओर, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की जो जनरेशन हो रही है दैट इज टुवर्ड्स अराउंड द जेड एक्सिस, इसके अलावा जनरेशन होती है जेड एक्सिस के अलावा, ठीक है। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर है, देन परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू देयर प्रोपगेशन, साथ साथ में तो ये प्रोपगेशन से भी परपेंडिकुलर होगी। कैसे? देखो अगर इसकी प्रोपगेशन जो है एक्स एक्सिस के अलावा मैं मान लेता हूं कि ये जो वेव जो बढ़ रही है वो किस डायरेक्शन में बढ़ के आगे तरफ निकल रही है, एक्स एक्सिस के अलावा चल रही है, ठीक है। तो बोलते जो प्रोपगेशन के ये जो आपके इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स जो बने हैं, ठीक है, वो भी क्या होंगे, इस प्रोपगेशन से परपेंडिकुलर में होंगे। कैसे? अगर मैं इस एक्स एक्सिस के अलावा इसको प्रोपगेशन मान रहा हूं तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट कैसा एंगल बना रहा है, ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ये, ठीक है। उसी तरह से एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के बीच का भी एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ट्रांसवर्स नेचर इसी को ही बोला जाता है, ठीक है, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में तो परपेंडिकुलर है, बट साथ साथ में ये जिस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है उससे भी परपेंडिकुलर में ही होगी, ठीक है। इसी नेचर को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस चीज को हम प्रूव करेंगे कि ट्रांसवर्स नेचर जो है एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। तो इसके लिए हम ये करेंगे, प्रूव करेंगे, ठीक है। प्रूफ किस तरीके से करेंगे इसको अंडरस्टैंड करो। हम ये कंसीडर करते हैं प्रूफ का जो हमारे पास फिनोमेना है वो सिंपल सा फिनोमेना है। क्या है? हम एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज करते हैं, इसका मतलब होता है हम कुछ असम्पशंस करके चलते हैं, अगर वो असम्पशंस हमारे जो प्रेडिक्टेड वैल्यूज है प्रेडिक्टेंस के साथ अगर मैच कर जाती है तो उसका मतलब हमारा रिजल्ट सही होगा। अगर नहीं हुआ तो दैट मींस जो हम लेके चले थे वो गलत है, तो दूसरा रिजल्ट सही होगा। इसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस आर्टिकल में भी हम कुछ इस तरीके से ही इसको प्रूव करेंगे। क्या करेंगे हम प्रूव कैसे करेंगे? हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपगेशन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है डायरेक्शन जो है वो किसके अलोंग है, एक्स एक्सिस के अलोंग मान लेता हूं, किसके अलोंग मान लेता हूं, डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स अलोंग द एक्स एक्सिस, ठीक है। यहां पे जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो वाई एक्सिस के ओर है परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस, लेकिन हम जब प्रूव करेंगे तो मैं इसको कंसीडर करके चलता हूं क्या कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किस डायरेक्शन में चल रही है, वो इस डायरेक्शन में चल रही है, किसके अलोंग चल रही है, एक्स एक्सिस के अलोंग चल रही है, ठीक है। तो उसी के अलोंग हम एक क्लोज्ड लूप कंसीडर करेंगे इन द क्यूब, एक क्यूब की फॉर्म में क्लोज्ड लूप कंसीडर किया वेयर दीस फेसेस ए बी सी डी जो फेस हमने लिखा है, दीस फेसेस विल रिप्रेजेंट द वेव फ्रंट। इसको रिप्रेजेंट करता है, ये वेव फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है। वेव फ्रंट क्या होता है, जहां पे सारे के सारे पार्टिकल जो है सेम वाइब्रेशंस के साथ ऑसिलेट करते हैं। इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब आएगा इसके टॉपिक मेन फेवरेट टॉपिक है हमारा यूनिट नंबर 6 में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा अंडरस्टैंड करना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कंसीडर कर रहे हैं वो इस एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी कि एक्स डायरेक्शन की तरफ है, जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो एक्स एक्सिस की तरफ होगी, ठीक है। और ये जो हमारे पास क्लोज्ड लूप बना इन द फॉर्म ऑफ द क्यूब दैट इज द वेव फ्रंट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वेव फ्रंट है, समझाई बात, ठीक है। अब हम इसको लेके चलेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि एक्स एक्सिस के अलोंग क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। तो अब देखो हम इस चीज को किस तरीके से प्रूव करेंगे। तो क्या कि मैंने एक्स वाई जेड प्लेन मान लिया, उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड जो कंसीडर कर रहे हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। और
एंड देयर वाला फेसेस होता है ए बी सी डी, ठीक है, E F G एंड O। क्लियर बात। अब देखो वी विल यूज द गॉसेस थ्योरम, इसको यूज करेंगे हम, गॉसेस थ्योरम को यूज करेंगे, ठीक है। व्हाट डज द गॉसेस थ्योरम रिप्रेजेंट? क्या बोलती थी गॉसेस थ्योरम की स्टेटमेंट? इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड पाथ दैट इज E dot ds over the closed surface will be equivalent to the, इसके इक्विवेलेंट होता था that is 1 upon epsilon naught the charge enclosed by that surface, या फिर charge upon epsilon naught के इक्विवेलेंट होता है। बट यहाँ पे अब देखने वाली बात यह है कि हमने तो यहाँ पे कोई भी चार्ज कंसीडर तो किए नहीं, हम तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। बात समझ आ रही है? हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड, और जिसकी प्रोपगेशन हम किसके अलोंग मान रहे हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग मान रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा गॉसेस थ्योरम तो यही बोलता है कि अगर जब चार्ज होगा तभी हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इस बॉक्स के अंदर कोई भी चार्ज इनक्लोज नहीं किया हुआ है हम लोगों ने, तो दैट मींस चार्ज विल बी इक्विवेलेंट टू द जीरो। चार्ज की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? जीरो के बराबर हो जाएगी। दिस कैन बी रिटन है इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड पाथ E dot ds, ठीक है, विल बी इक्विवेलेंट टू द जीरो। क्यों? क्योंकि चार्ज की वैल्यू तो जीरो हो गई भाई, चार्ज ही नहीं जब हमारे पास यहाँ होते तो हमारे पास वैल्यू कहाँ से आएगी? ये फिर वही बात है। तो कैमरा चेक कर लेते हैं। हाँ, क्या कहा? ठीक है, ऑर्डर क्या हुआ सब कुछ। तो देखो यहाँ पे हमारे पास E dot ds इक्वल टू किसके इक्वल आ जाएगा? जीरो के इक्वल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि चार्ज तो इसके अंदर एनक्लोज नहीं है। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं। इंटीग्रेशन में होता है इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर क्लोज्ड सरफेस। अब इसको हम ओपन करके लिखते हैं बिकॉज़ वी हैव द डिफरेंट फेसेस। जैसे ये फेस 1 है हमारे पास, ये फेस 2 है, ठीक है, सामने वाला फेस 3 है, ठीक है, और पीछे वाला फेस 4 है, ऊपर वाला फेस 5 और ये नीचे वाला फेस 6। तो टोटल फेस कितने होंगे इसके? 6 फेसेस है। तो हम इस इंटीग्रेशन को ओपन करके फेसेस की फॉर्म में लिखेंगे। तो कैसे लिखूंगा मैं इसको? दैट इज इंटीग्रेशन, पहला फेस ले लेते हैं, फर्स्ट फेस दैट इज A B C D। तो यहां पे लिखूंगा E वेक्टर डॉट ds प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फेस, ठीक है, सेकंड फेस कौन सा जाएगा? G E F O, ठीक है, G E F O E डॉट ds प्लस ऑफ नेक्स्ट फेस ले लेते हैं थर्ड और सामने वाला फेस को, ये सामने वाला फेस जो आ रहा है, ठीक है, कौन सा? G E A D, G E A D E वेक्टर डॉट ds, ठीक है, प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ पीछे वाला फेस में चले जाओ, पीछे वाला फेस कौन सा है? F V C O, कौन सा है? F V C O, ठीक है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है, प्लस ऑफ पीछे वाला फेस मिल गया। अब सामने वाला फेस में आ जाओ, तो कौन सा बनेगा? G E A D, ठीक है। अच्छा, ये सामने वाला तो देख लिया है, ये फेस कौन सा लिया था हमने? F V C O 1 2 3। अच्छा, आपका ऊपर वाला फेस लिया हमने, ये फिफ्थ फेस E F B A, इंटीग्रेशन E F B A E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर वही बात। फिर सिक्स फेस, नीचे वाला फेस आ जाएगा आपका सिक्स फेस, तो इंटीग्रेशन ऑफ नीचे कितना बनेगा? OGDC E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, फिर वही बात। मैंने क्या किया? गॉसेस थ्योरम का यूज किया। गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंगली इंटीग्रेशन ओवर ए क्लोज्ड सरफेस, ठीक है, will always be equivalent to the charge enclosed by that surface to that of the epsilon naught, clear? अब चार्ज तो इसके अंदर है नहीं, हम तो चार्ज को कहीं पे कंसीडर नहीं कर रहे, तो चार्ज की वैल्यू किसके बराबर होगी? जीरो के बराबर। तो ये सारा एक्सप्रेशन इसके इक्वल हो जाएगा, जीरो के इक्वलेंट हो जाएगा। तो ये क्लोज्ड सरफेस है, तो सरफेस किस तरीके का है? ये क्यूब की शेप में सरफेस है। तो मैंने हर एक फेसेस को ओपन करके लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। अब देखो ये हर एक फेसेस के ऊपर एक छोटा सा सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस है, यहाँ पे एक छोटा सा सरफेस है जिसका वेक्टर जो बात करता है ds, ठीक है, और एक सरफेस आपके यहाँ पर भी होगा जिसका सरफेस बाहर की तरफ जाएगा ds, एक सरफेस यहाँ पे भी होगा जिसका सरफेस एरिया किस तरफ जाएगा? बाहर की तरफ। ये सरफेस वेक्टर जो बोला जाता है, ठीक है, एक इसके ऊपर भी होगा जिसका सरफेस वेक्टर डाउन की तरफ जा रहा है, दैट इज ds, और एक सामने वाले फेस पर होगा
ठीक है, ds और एक बैकवर्ड फेस पर होगा इस तरह क्वेश्चंस में, ठीक है, पीछे वाले फेस में भी इस तरीके से हर एक सरफेस को मैंने कंसीडर कर लिया कि यहाँ पे बिल्कुल इसकी जरूरत पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे करता हूँ इन यहाँ पे इसकी वैल्यूज को हम डॉट प्रोडक्ट को यहाँ से हटा देते हैं। तो जैसे हम यहाँ से डॉट प्रोडक्ट को रिलीज करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos ऑफ थीटा, तो यहाँ पे ABCD, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos ऑफ थीटा, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन बाद में लिख देते हैं ई ds cos ऑफ थीटा प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos ऑफ थीटा। कितने फेस हो गए, 1 2 3 4, दो फेस लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos ऑफ थीटा, ठीक है, प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई ds cos ऑफ थीटा। ये आ गए मेरे पास सारे सारे फेसेस, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देता हूँ इसके फेसेस कौन कौन से थे, GEFO, नेक्स्ट GEAB, नेक्स्ट FBCO, नेक्स्ट EFBA, एंड लास्ट वन OGDC। क्लियर होगी बात। मैंने क्या किया, यहाँ से डॉट प्रोडक्ट की वैल्यूज को यहाँ से हटा दिया, तो हम लोगों को पता कि जब हम डॉट प्रोडक्ट को सोल्व करते हैं तो एंगल जो प्रोड्यूस होता है दैट इज cos ऑफ थीटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंगल्स का पता करते हैं हम यहाँ पे, हम लोग क्या कंसीडर किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जा रही है, x एक्सिस के अलॉन्ग जा रही है। तो यहाँ से इस फेस के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब इसका जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बना, 0 डिग्री का। तो E ds cos ऑफ 0 डिग्री किसका, ABCD, ठीक है। उसी तरह से दूसरा फेस कौन सा था, GEFO, इसका एंगल देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड मेरी इस डायरेक्शन में जा रही है जबकि मैंने एरिया जो इस डायरेक्शन में कंसीडर किया, ठीक है। एरिया इस डायरेक्शन में तो कंसीडर किया क्योंकि एरिया को हम अंदर की तरफ कंसीडर नहीं करते हैं। अगर मेरे पास कोई स्फीयर है तो उसका एरिया सब्जेक्टेड हो बाहर की तरफ ही जा रही है, ठीक है, तो उसको बाहर की तरफ ड्रॉ किया है। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और ये एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 180 डिग्री का। ये बन जाएगा GEFO cos that is EDS cos of 180 डिग्री, यहाँ पे 0 डिग्री था, ठीक है। प्लस अब आते हैं बाकी के फेसेस पर, GEAB, सामने वाला फेस, ये इस तरफ आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रहा है, मतलब कुछ इस तरीके से ही इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जा रही है और फेस आपकी तरफ आ रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री, और cos 90 की वैल्यू कितनी जाएगी, 0, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू देखो, पीछे वाला जब फेस जाएगा ये भी 90 डिग्री का एंगल जाएगा, इसका वैल्यू कितना जाएगा, 0। ऊपर वाले फेस को देखो, आपका ds डायरेक्शन इस तरफ जा रहा है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो इसका भी एंगल कितना हो जाएगा, 0, cos 90 डिग्री और cos 90 की वैल्यू कितनी जाएगी, 0, ठीक है। नीचे वाले फेस का भी यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है और ds का पूरा नीचे की तरफ जा रहा है, तो इसका भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगी और इक्विवेलेंट टू द 0, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास दो फेसेस बचे, कौन से, इंटीग्रेशन ऑफ ABCD EDS, क्योंकि cos की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ GEFO EDS, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वो तो हम कांस्टेंट मान रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगी इस डायरेक्शन में जा रही है, इसको तो हम कांस्टेंट मान रहे हैं, तो वेरिएबल क्वांटिटी किसकी आएगी हमारे पास, मेरे पास होता है वेरिएबल इंटीग्रेशन ऑफ ds इसका ABCD प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इन सारी की वैल्यू किसके बराबर थी, 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ पे भी 0 के बराबर कंसीडर कर लेते हैं इसको टुकड़ा। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्शन, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे देखो, ई इंटीग्रेशन को अंदर का ds, क्योंकि स्मॉलर एलिमेंट हमारे पास किसका है, ds वेक्टर का है, ठीक है। उसी तरह से ई यहाँ पे बाहर निकाल दिया और ds इसका GEFO। तो देखो यहाँ पे ये जो मैंने फेस कंसीडर किया था ABCD, उसके ऊपर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट कंसीडर किया था ds, तो पूरे फेस का एरिया मान लेता हूँ मैं कितना है, s के इक्विवेलेंट है, ठीक है। किसके इक्विवेलेंट मान लिया मैंने, s के इक्विवेलेंट मान लिया। तो यहाँ पे मैं इस तरीके से लिख दूं, फिर इंटीग्रेशन ऑफ माय क्लोज्ड सरफेस क्या ABCD की, तो इस पूरे इंटीग्रेशन जो हो जाएगा वो किसके इक्विवेलेंट मान लिया मैंने, s के इक्विवेलेंट मान लिया,
इसके इक्विवेलेंट माना S के इक्विवेलेंट। उसी तरह से यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करने के लिए x और ex प्राइम ले लेते हैं, क्योंकि बोथ आर डिफरेंट थिंग्स, क्योंकि एंगल दोनों के लिए अलग अलग हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अच्छा, एक गड़बड़ कर दी हम लोगों ने। क्या गड़बड़ की है? यहाँ पे एंगल cos 180 डिग्री, तो 180 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? -1, तो -1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा माइनस, ठीक है। तो आपने यही तो पता करना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे x प्राइम e x एक्सिस पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और प्राइम से डिफरेंशिएट कर दिया इसको थोड़ा सा, ठीक है। तो ex माइनस ऑफ यहाँ पे e और ये बन जाएगा x प्राइम, और फोर इंटीग्रेशन, इसकी भी इंटीग्रेशन किसके बराबर आएगी? पूरे सरफेस की। जैसे यहाँ पे s के बराबर मानी है, तो ये कितना बनेगा? s के इक्विवेलेंट आ जाएगी हमारे पास इंटीग्रेशन, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो इनमें से s कॉमन आ रहा है, s को कॉमन निकाल देता हूं, तो ex माइनस ऑफ ex प्राइम इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास बचा ex माइनस ऑफ ex प्राइम इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब अगर हम इसको देखते हैं तो ex इज इक्वल टू ex प्राइम, तो इस क्वांटिटी जो हमने निकाली है कि ex माइनस इज इक्वल टू दैट ऑफ ex प्राइम की इक्विवेलेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये सिंपल इंडिकेट करता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस पर थी, ये जो मेरे पास सरफेस है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस थी, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होके इस सरफेस पर बढ़ रही है, ठीक है। इसको कंसीडर कर लेते हैं ex प्राइम, और इसको कंसीडर कर लिया हमने ex। तो ये सिंपली मेरे को इंडिकेट कर रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी इस पॉइंट पर थी, इस सरफेस पर थी, कुछ टाइम ट्रेवल करने के बाद उसकी जो इंटेंसिटी होगी वो सेम वही रह रही है, ठीक है। जबकि ये हमने तो पढ़ा ही, इसके बारे में हम पढ़ा ही नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो वो कांस्टेंट ही रहेगी। हमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव में क्या पढ़ा कि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी धीरे धीरे इंक्रीज करेगी, फिर इसकी इंटेंसिटी धीरे धीरे डिक्रीज करेगी, ठीक है। समझे बात ये? ठीक है। क्या बोलना चाहता हूं उसको समझ आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जो है वो तो इंक्रीज और डिक्रीज कर रही है, मतलब वेरी कर रही है, ठीक है। जबकि यहाँ पे हमने तो ये शो किया कि ये तो वेरी नहीं कर रही, ये तो बराबर ही कांस्टेंट ही है। जो वैल्यू यहाँ पे आ रही है, मान लो यहाँ पे 10 अमाउंट आ रहा है इसका, तो यहाँ पे इसका अमाउंट 10 ही है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले शो कर दिया था विद रिस्पेक्ट टू द टाइम इट्स वैल्यू गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड देन डिक्रीजिंग। पहले मान लो 0 थी, यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे 3 थी, यहाँ पे 5 थी मैक्सिमम, फिर से इसकी वैल्यू कम हो रही थी 2 1 एंड अल्टीमेटली बिकम 0। मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में इसकी वैल्यू जो है, इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या कर रही है? वो वेरी कर रही है। जब इंटेंसिटी इसकी वेरी कर रही है तो यहाँ पे तो प्रूव करके हमें ये बताया कि तो इक्वल है, ठीक है। तो यानी स्टार्टिंग में जो हम अजम्पशन करके चले थे, अजम्पशन क्या करके चले थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर जो है वो किस डायरेक्शन की तरफ है? एक्स एक्सिस के तरफ। जबकि लास्ट में हमें ये पता चला कि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा है, क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू बराबर हो रही है। तो दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट अलोंग द एक्स एक्सिस टुवर्ड्स द प्रोपगेशन, इट इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ द एक्स एक्सिस, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि हम जो एक्स एक्सिस के अलोंग इसको कंसीडर करके चले थे बाय यूजिंग द हिट एंड ट्रायल मेथड, तो उसके अकॉर्डिंगली ये तो फेल हो गया, समझे बात? ये तो बराबर शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हर एक पॉइंट पे बराबर रहेगी, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम नहीं रहनी चाहिए, तभी हमारे पास टाइम वैल्यू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी ना, ठीक है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है टू विद रिस्पेक्ट टू द टाइम जो है लगातार चेंज हो रही है, तो यहाँ पे अगर हम इसको शो करके देखा तो वो बराबर आ रही थी, समझे बात है सभी को? सो दिस वन इज शोस दैट द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर हम जिस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट सोल्व किया, उसी तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। सेम वही कैलकुलेशंस होगी, बट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन देना पड़ेगा हम लोगों को, ठीक है। तो इन दैट वे वी हैव शोन दैट कि अगर हम एक्स एक्सिस के अलोंग इसकी वैल्यू मानते तो ये बराबर आ रहा है, व्हिच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये इस पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड ना एक्स एक्सिस के अलोंग ना होकर के इसके परपेंडिकुलर होगी, या तो ऊपर की डायरेक्शन में होगी या तो नीचे की डायरेक्शन में होगी। कुछ इस तरह से पैटर्न बनाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड, फिर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे, इस तरीके से ये लगातार वेरी करती जाएगी।
ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, द नेचर ट्रांसवर्स नेचर ऑफ द